भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोगों को सब कुछ बिकता है दोस्तों। रहना जरा संभाल के, लोग तो हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डाल के। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी, तीनों लोकों में फैला हुआ है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी। भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रही। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। आर्टिकल को बहुत ध्यान से समझना क्योंकि आर्टिकल बहुत दमदार है दोस्तों। आज मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैंने कल सारे कमेंट्स पढ़े हैं और उस कमेंट्स के आधार पर आपके बहुत से प्रश्न हैं। आपने कहा सर पेपर लीक हो रहा है, आपने अंजना ओम कश्यप पर नहीं बोला। आपने कहा भारत की सुरक्षा के साथ क्या खिलवाड़ है, आपने कहा कि भारत में आंतरिक क्या कलह हो रही है, मणिपुर क्यों नहीं सुलझता है। यह नामुमकिन है कि एक ही वीडियो में मैं सब कुछ बता सकूं, लेकिन यह वादा है कि एक एक वीडियो में हर चीज बताकर जाऊंगा। और आज इसमें बात करूंगा अंजना ओम कश्यप की भी, उन आरोप प्रत्यारोप की भी जो उसने लगाए हैं और लोग उस पर लगा रहे हैं। मैं बात करूंगा भारत देश की भी कि भारत देश कहां है। इसीलिए मैंने आपको यह शायरी बोली है कि तीनों लोकों में फैला है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी। ध्यान रखिएगा, भारत की एक ही सोच है, वसुधैव कुटुंबकम। यह संसार, यह पृथ्वी हमारा परिवार है, यह हमारी सोच है बीइंग एन इंडियन, भारतीय होने के नाते। देखिए यहां, देखिए आपको आर्टिकल में थोड़ा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे भाई। मैं आपको कुछ चीजें समझाता चलूंगा कि जब जब जिस देश पर आपदा आई, भारत छाती अड़ाकर सबके सामने खड़ा था, हमने बहुत हेल्प करी। और यह बात सच है कि आप आज की तारीख में किसी की हेल्प करते हैं तो वो आपको खा जाएगा। यह हकीकत बात है। हमारा जो सरल साधारण सीधा रवैया रहा वो हमारे लिए नुकसान बनता जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो और चाहे वो हो नेपाल, एक ही गलती दोहरा रहे हैं। और भारत बहुत साधारण तरीके से कुछ बोलता नहीं है और यह सीधा रवैया ही हमारे लिए घातक होता जा रहा है। डोवाल साहब की 3 रणनीति हैं। पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स उन 3 चीजों पर चलती है। एक पॉलिसी होती है डिफेंसिव पॉलिसी, एक होती है डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव पॉलिसी और एक होती है ऑफेंसिव पॉलिसी। इन 3 चीजों पर ही दुनिया चलती है। यह अपनी डायरी में आज लिख लीजिएगा। आप बहुत से लोगों का एक प्रश्न और है, मैं उसको क्लियर कर देता हूं। लोग कह रहे हैं सर वीडियो नहीं मिल रहा। भाई जिसको वीडियो नहीं मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट एक ग्रुप लगा हुआ है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वीडियो यहीं आएगा, हर वीडियो यहीं आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइए मेरे प्यारे भाई, और उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, नेशनल इंटरनेशनल रिलेशन की छूटे नहीं। डोभाल साहब ने देखा कि भारत आजादी यानी 1947 से इस पॉलिसी पर चल रहा है, डिफेंसिव, यानी कि आतंकवादी हम पर हमला ना कर सके। यह होती है डिफेंसिव पॉलिसी। उनसे कैसे बचा जाए, एक होती है डिफेंसिव ऑफेंसिव कि उनसे बचा भी जाए और उनको मारा भी जाए, और एक होती है ऑफेंसिव कि जो हमला करने आ रहा है उसको पहले खत्म कर दो। और यह चलाता है इजराइल, यूएसए, चाइना, यह सब इसी पॉलिसी पर काम करते हैं। आपने कभी सुना है क्या यह बात कि नेपाल ने चीन को आंख दिखा दी हो और कहा हो कि हमारी जमीन तुम्हारे पास है? कभी सुना है क्या? नहीं। पूरा का पूरा देश तिब्बत चीन ने कब्जे में कर लिया। आपने कभी सुना है कि किसी देश ने चीन की तरफ आंख उठाई हो? नहीं। क्यों? क्योंकि आजादी के समय से हमारी जो पॉलिसी है वो डिफेंसिव पॉलिसी है। आज अंजना ओम कश्यप पे भी बात करूंगा। उसने यूट्यूब पर टीचरों को 2 कौड़ी का कहा है ना, उसका भी हिसाब करेंगे, आप देखते रहना मेरे प्यारे भाई। उसका भी लेकर आया हूं सिस्टम। यहां डिफेंसिव पॉलिसी को कैंसिल कर देते हैं। डोभाल साहब कहते हैं यहां डिफेंसिव नहीं चलेगा। डिफेंसिव तो चलेगा ही, लेकिन ऑफेंसिव चलेगा अब। और आपने धुरंधर में देख लिया कि हमने कैसे ऑफेंसिव रवैया अपनाया। एक ऐसा आदमी अजीत डोभाल जो रिटायर होने के बाद अपने जीवन काल में कांग्रेस सरकार से बहुत तलखियां रही, कभी उनको अपने मन का काम नहीं करने दिया। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि जब उनको उनका काम नहीं करने दिया तो वो पार्टी भी सत्ता में नहीं रही। यही है अजीत डोभाल। एक आदमी जिसको आदमी काम नहीं करने देता है तो वो इतना पावरफुल आदमी है जो कभी पावर से बाहर नहीं हुआ और वो पार्टी ही खत्म हो गई। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम डिफेंसिव ऑफेंसिव पे हैं, बहुत हेल्प कर ली हमारा। कहते ना वो एक कहावत है, नीचे आप देखना कमेंट सेक्शन में लोग लिखते भी हैं कि झूला झूल लेकिन बाप को लिख देना कमेंट सेक्शन में। आपसे कहता हूं आगे की लाइन मेरे बात ध्यान रखना। नेपाल वही गलती दोहरा रहा है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश कर रहे हैं। भारत के पड़ोसी यह दिखाना चाह रहे हैं भारत को कि भारत के पास इतनी तगड़ी आर्मी, एयरफोर्स, इंडियन नेवी होने के बावजूद हम कितने सहनशील हैं, कितने धैर्यवान हैं। क्यों? क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है दोस्तों ताकत के साथ। जब आप में ताकत होती है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको निभानी होगी। आप टुच्चे मुच्चे कहीं भी किसी पर आक्रमण नहीं कर सकते। आपका अपना एक औहदा है, बराबर के आदमी से लड़ोगे ना। अब ये हमको दिखाना चाहते हैं बार बार कि अगर हमारे पास तुम्हारे जैसी आर्मी और इंडियन नेवी और एयरफोर्स होती तो तुम तो मार देते भारत को। इसका यही तो मतलब है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, हमारे ऊपर डिपेंड हो सारे संसाधनों से, और फिर भी भारत को आंख दिखाते हैं। यह भारत का जो साधारण रवैया है, हर जगह हेल्प, हर जगह हेल्प, हर जगह हेल्प, यह हमको वापस आता है। लेकिन देखिए भारत का बड़ा दिल, कभी उसने यह बंद नहीं किया। लेकिन हमको मीजर लेने होंगे। मैं आपको आर्टिकल दिखाने जा रहा हूं, देखते चलना। एक प्रधानमंत्री बनता है नेपाल के अंदर, जेनजी का प्रधानमंत्री, एक रैपर था, बहुत कुछ दिन पहले ये रैप करते थे, गाना गाते थे।
अब ये नेपाल की जनता का भरोसा था कि भाई रैपर आदमी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे तो जैन जी के हिसाब से फैसले लेगा। शुरू में ऐसा लगा भी, हमने भी आर्टिकल बनाया, बहुत ज्यादा इज्जत भी की, क्योंकि किसी देश का प्रधानमंत्री इज्जत तो करनी चाहिए। और नेपाल हमारा बहुत घनिष्ठ मित्र है, रोटी बेटी का रिश्ता है भारत का नेपाल से। लेकिन ये एक तरफा तो नहीं होता, ये तो दोस्तों हमको ही काटने के लिए दौड़े। भारत और नेपाल के बीच एक संधि है कि ओपन बॉर्डर्स हैं, आपको पासपोर्ट वीजा नहीं लेने। हमारे यहां पर नेपाल के लोग जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, अलाउड है उनको, यहां लोग रहते हैं, भाईचारा है। लेकिन अब यह सब कुछ धूमिल होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि नेपाल बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी अगर हरकत करेगा तो भारत को फिर मीजर भी उसी हिसाब से लेने होंगे। यह नेपाल को तय करना होगा। एक बंदा प्रधानमंत्री बनता है, बहुत दिनों से भारत को खचोट रहे हैं कि लिपुलेख हो गया, लिम्पियाधुरा हो गया, काला पानी हो गया, यह नेपाल का हिस्सा है। कहीं भी पूरे इतिहास में यह भारत की सरजमीन है और उस पर कोई अगर हमारे पर क्लेम करता है तो हमने कभी मना नहीं किया उसको। वो बोल रहा है, उसकी अपनी इच्छा है, वो खुश रह रहा है, इस बात से खुश रहने दो, हमने कभी उनको काउंटर नहीं किया। लेकिन यह तो जबरदस्ती हो गई। अब प्रॉब्लम क्या हुई, आज बालेंद्र शाह जी को पता चल रही है कि किसी का मजाक उड़ा देना, किसी पर कोई तंज कस देना और उस तंज को झेलना, दोनों में बड़ा अंतर है। जब आप सत्ता में आते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, वहां से डिसीजन कैसे लेने होते हैं, आपका एक शब्द आपको बर्बाद कर सकता है, यह पता चल रही होगी। अगर हमारे वीडियोस नेपाल के लोग भी देखते हैं, ध्यान रखना, बड़ा अच्छा रिश्ता है नेपाल से भारत का, इस रिश्ते को खराब ना करिए। चीन पुरजोर कोशिश कर रहा है नेपाल में इन्वेस्टमेंट कर करके कि भारत से अगर इसकी तलखी बनाई जाए, तो मैं आपको अभी मैप पर दिखाऊंगा कि किस वजह से इन्वेस्टमेंट कर रहा है चीन। ये इस बंदे के तेवर भारत के लिए ठीक नहीं रहे। हमने अपना एक डेलीगेशन भेजा मिलने के लिए, उसको मना कर दिया, कहा मैं प्रधानमंत्री हूं तो प्रधानमंत्री से ही मिलूंगा। चलो इस बात की हमने रक्षा करी, इस बात की हमने प्रोटोकॉल के हिसाब से इज्जत की, यह भी अच्छा है। लेकिन अब तुम टेरिटरी को ही क्लेम कर दोगे तो फिर भारत की सेनाएं बहुत जाबाज हैं, ध्यान रखना। अगर चीन की दीवार होगी या चीन का बॉर्डर होगा तो आईटीबीपी खड़ी है, अगर म्यांमार का बॉर्डर होगा, भूटान का बॉर्डर होगा तो दोस्तों आसाम राइफल्स और एसएसबी खड़ी हुई है, अगर नेपाल का बॉर्डर होगा एसएसबी खड़ी हुई है, अगर बांग्लादेश का बॉर्डर होगा बीएसएफ खड़ी हुई है। भारत की सेनाएं चप्पे चप्पे पर खड़ी हुई हैं और हम निर्णय लेना जानते हैं। हमने भूतकाल में भी युद्ध लड़े हैं, भूलना मत, ये मत भूल जाना बस। देखिए दोस्तों, इन्होंने कल एक शब्द कहा और उस शब्द पर ये खुद फंस गए। नेपाल के प्रधानमंत्री की अब नेपाल के पार्लियामेंट में ही बेइज्जती हो रही है, लोग तंज कस रहे हैं, आधे लोग उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, इन्होंने कहा है ना केवल भारत ने नेपाल की जमीन पर कब्जा किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर कब्जा किया है। दोनों पक्षों को बैठकर इस पर बात करनी चाहिए। यानी जो हम पर इल्जाम लगा रहे थे, काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, यह सब नेपाल का हिस्सा है, यह उत्तराखंड का हिस्सा है, भारत का अभिन्न अंग है। और पुराने से पुराने किसी भी मैप में, दुनिया में कोई भी मैप भारत का आता है, ये सारे प्लेसेस भारत के अंदर हैं। लिपुलेख से ही होकर हम कैलाश मानसरोवर जाते हैं, जो हमारे महाकाल का प्लेस है। अब दोस्तों, इन्होंने कहा कि नेपाल ने भी भारत की जमीन हथिया रखी है, इस बात पर ये खुद फंस गए। अब इनके जितने भी सांसद हैं, एमपी हैं, वो सब इन्हीं को कोस रहे हैं कि ये क्या बोल दिया। अब आधे लोग कमेंट में लिखते हैं कि भाई अगर तुम सिंगर को प्रधानमंत्री बना दोगे तो यही होगा। जैसे यूक्रेन में कॉमेडियन को प्रधानमंत्री बना दिया तो वो कॉमेडी हो रही है 5 साल से, धुआंधार युद्ध चल रहा है, लेकिन फिर भी वो वही सर्कस कर रहा है, नाटो के पास जाकर के पैसा दे दो फिर लड़ूंगा, पैसा दे दो फिर लड़ूंगा, जनता मर रही है। नेपाल से यह विनती है भारतवासी होने के नाते कि आपको हमने अपने भाई की तरह माना है, बहुत घनिष्ठ संबंध है पुराने प्राचीन काल से, इसको खराब ना करें। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी हरकत तो बिल्कुल ना करें। नेपाल हिंदू राष्ट्र है, लेकिन ध्यान रखना, बात जब राष्ट्र की आती है तो धर्म पीछे चला जाता है। यही राष्ट्रवाद होता है कि सबसे पहले देश है, उसके बाद आएगा यह धर्म। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, यह बात हुई है। अब क्या हुआ है कि लिपुलेख के विवाद पर डायरेक्ट भारत आ रहे हैं, इनके जो पार्टी के प्रेसिडेंट है वो मिलने के लिए। अभी बालेन शाह नहीं आ रहे हैं। आपको अभी राजनीति में ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, देखिए आपकी पार्लियामेंट ही आपको खींचने में लगी हुई है। क्यों? क्योंकि आपके बयानों में ताकत नहीं है। जैन जी वाला बयान हो गया, ये कोई देश का प्रधानमंत्री ऐसा बयान नहीं देगा अटपटा। तो आपको अभी एक्सपीरियंस लेने की जरूरत है। यह मेरा सुझाव है कि आप एक्सपीरियंस लीजिए भारत के प्रधानमंत्री से, विदेशों के प्रधानमंत्रियों से सीखिए कि कैसे दुनिया में हलचल को भी मैनेज किया जाता है। यह आपको देखना है। देखिए क्या विवाद है, इसलिए बता देता हूं आपको। यह काला पानी है दोस्तों, यह रिवर है, यह लिम्पियाधुरा है और यह लिपुलेख पास है। यहीं से होकर हम कैलाश मानसरोवर जाते हैं। भारत का बहुत ज्यादा पवित्र प्राचीन भगवान शिव का स्थल है ये। अब इन चीजों को कोई क्लेम करेगा तो भारत चुप तो नहीं बैठेगा, फिर तो हमारी सरकारें जवाब देंगी। और फिर जवाब देंगी तो आप जानते हैं, हमने 1971 में जवाब दिया था पाकिस्तान को, तो बांग्लादेश अभी बैठा हुआ नीचे। अभी बांग्लादेश भी जवाब मांगेगा तो दोबारा बांग्लादेश को भी जवाब देंगे। ध्यान रखना, देखिए ये भारत की ट्रीटी है कि नेपाल के लिए हमारे बॉर्डर्स हमेशा खुले हुए हैं। लोग आवाजाही ऐसे करते हैं जैसे हमारे एक राज्य में से दूसरे राज्य में लोग जाते हैं, कोई पूछताछ नहीं होगी ज्यादा। आपको कोई पासपोर्ट, कोई वो नहीं दिखाना है, आपको वीजा नहीं लेना है भारत के लिए। इतने सुखद समृद्ध संबंधों के बाद अगर आप ऐसे करेंगे तो भारत फिर मीजर लेगा। ठीक है मेरे भाई, ये बात ध्यान रखना। नेपाल के बहुत से लोग यहां पर नौकरी करते हैं हमारे यहां पर। नेपाल ऑल्सो एनक्रोच इंडियाज लैंड, मतलब क्या हुआ है, अब लोग इसकी क्या कर रहे हैं, इसको ढक रहे हैं। ढक कैसे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अरे नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर कुछ जगह है जहां पर ना नेपाल आता है ना इंडिया आता है, वहां नेपाल के लोगों ने थोड़ा सा खेतीबाड़ी कर ली है, उस चीज की कह रहे हैं प्रधानमंत्री। नहीं नहीं नहीं, आप अंतरराष्ट्रीय मंच पर ऐसे बहला फुसला नहीं सकते। भारत एक जिम्मेदार मुल्क है, बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत बड़ा मुल्क है, 150 करोड़ की जनता है, तीनों फोर्सेस हमारी चप्पे चप्पे पर छाई हुई है। हमको ऐसी छोटी बात से ना उलझाना।
ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी ने 120 एकड़ की जमीन दे दी है, और ये जो इलाका है दोस्तों अब किसके अंदर गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर गया। यानी हो सकता है जो चिकन नेक है वो नया यूनियन टेरिटरी बन जाएगा, केंद्र शासित होगा। अब ये जो जगह है ये वाली, ये क्या है, ये सिर्फ 22 किलोमीटर का एरिया है, ध्यान रखना। यानी भारत एक जगह पर ऐसा है जहां 22 किलोमीटर की चौड़ाई है केवल, और यहीं पर नेपाल है, यहीं पर चाइना है और यहीं पर बांग्लादेश है। तो कोई भी बड़े एस्केलेशन में यहां पर हो सकता है कि इसको अगर चोक कर दिया तो भारत से पूरा नॉर्थ ईस्ट कट जाएगा और इसकी पूरी कनेक्टिविटी 30 से 40 दिन के अंदर बंद हो जाएगी। तो भारत तो इसका भी चलेगा, और यही होने जा रहा था और इसी की चालें चली जा रही थी बंगाल में बैठकर। लेकिन बात क्या हुई, यहां सरकार बदली और शुभेंदु अधिकारी के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा यह इलाका केंद्र सरकार के अंडर कर दिया गया। बीएसएफ को दोस्तों 27 किलोमीटर की जमीन दे दी गई कि आप फेंसिंग करिए। ये 22 किलोमीटर का एरिया केंद्र सरकार को दे दिया गया कि आप इस पर रोड बनाइए, राजमार्ग बनाइए, जो आपको करना है करिए। यह अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, भारत की आंतरिक सुरक्षा का भी मामला है, ध्यान रखना। तो यहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दोनों यहां काम करेंगे, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो अब एक नया केंद्र शासित जगह है, कौन सा, चिकन नेक। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब इसका नाम चिकन नेक नहीं रहा है, सरकार ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, राइनो नेक। क्या कर दिया है, राइनो नेक। चिकन नेक क्यों कहते थे, ये मुर्गी है, ये इसकी नेक है। अब नहीं, अब राइनो नेक है, यानी अब ये गैंडे की गर्दन है। अगर आप में ताकत है तो इसको हिलाकर दिखा दीजिए। समझ गए दोस्तों, राइनो जानते ना असम में, तो इसका नाम बदल दिया गया, अब ये राइनो नेक हो गया। कमेंट में जरूर बताना कि राइनो नेक मजबूत है या चिकन नेक, मुर्गे की गर्दन। ठीक है, ये आपको मैं बता रहा हूं। तो बांग्लादेश से देखिए यहां पर पूरी बीएसएफ बिछी हुई है। बांग्लादेश से हमारा सबसे ज्यादा बॉर्डर लगता है 4096 किलोमीटर का, ये पूरी बीएसएफ है। अगर हम म्यांमार की बात करें तो यहां पर दोस्तों असम राइफल्स रहती है, ध्यान रखना। अगर हम भूटान और नेपाल की बात करें तो यहां पर एसएसबी रहती है, ध्यान रखना। अगर हम चीन की बात करें तो चीन पर आईटीबीपी रहती है, ध्यान रखना। भारत की फोर्सें पूरी तरीके से तैनात हैं, चाक चौबंदी के साथ, दिक्कत की जरूरत नहीं है। यह इंडिया का अपना स्टैंड है। अब मैं आपको उस न्यूज पर आता हूं जिसका आप बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे, ध्यान से समझिएगा, इसीलिए मैंने कहा था आर्टिकल अच्छा है। यह एक बंदा है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए ये आ रहे हैं, और यही है कॉकरोच पार्टी का संस्थापक। अभी ये अमेरिका में था, अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए ये भारत में आ रहा है। कई सारी खबरें निकली, आपने भी देखा होगा। पहले आम आदमी के लीडर्स के साथ इनके संबंध हैं, गले मिल रहे हैं। हो सकता कुछ लोगों ने कहा जो कॉकरोच पार्टी बनी उसमें 16 से 20 मिलियन तक फॉलोअर हो गए, लेकिन उसमें 70% जो फॉलोअर थे वो बाहर के थे, विदेशी थे, मिशनरी थे। अब ये आदमी आ रहा है, क्यों, क्योंकि भारत से इसको सपोर्ट मिल गया। मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान रखना। यह शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, ये अमेरिका से चलकर यहां पर आ रहा है इनका इस्तीफा लेने। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से कहता हूं कि आपको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, खुद दे देना चाहिए। इस आदमी को तो यहां घुसने ही नहीं देना चाहिए, आपको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर एक पेपर की बात होती, 2 की होती, 3 की होती, 5 की होती, 10 की होती, तो आपको इस्तीफा नहीं देना था। पिछले कई सालों में लगातार बड़े बड़े जितने भी रेपुटेटेड एग्जाम है सब लीक हो गए। ये किसका फेलियर है, ये आपका फेलियर है, बीइंग एन एजुकेशन मिनिस्टर। तो आपको तो स्वयं इस्तीफा देना चाहिए कि भाई या तो मेरे को कोई दूसरा डिपार्टमेंट दे दो या फिर मैं अपना इस्तीफा दे देता हूं, मेरे बस का यह है नहीं। अगर आप नकल नहीं रोक पा रहे हैं, अगर आप पेपर सही से नहीं करा पा रहे हैं, तो यह एजुकेशन मिनिस्टर का फेलियर है। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतनी वॉलंटरीनेस होनी चाहिए अपने अंदर कि तुम खुद इस्तीफा दो। लेकिन अब साथ ही एक चीज और ध्यान रखना, जब ये यहां आएंगे, क्योंकि बड़े बड़े टीचर यहां पर सभी प्रोटेस्ट पर हैं, सपोर्ट में हैं, क्योंकि वो सही चीज के लिए लड़ रहे हैं। क्या, पेपर एग्जाम के लिए। दोस्तों आप भी पेपर से कहीं ना कहीं नौकरी पाए होंगे, बड़े बड़े जितने भी ऑफिसर हैं सब पेपर से नौकरी पाए हैं, हम लोग पेपर से नौकरी पाए हैं। इसका मतलब क्या है कि पेपर में सुचारू रूप से नकल नहीं होनी चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या, देखिए यह है प्रॉब्लम। अब आया हूं मैं उस पर जिसकी आप कह रहे थे कि आपने उसके बारे में बताना है। सर देखिए मैं बता रहा हूं, इसने कहा यूट्यूब पर आ जाते हैं बोर्ड पर 2 कौड़ी के शिक्षक हैं, वो कुछ जानते नहीं है, ये नहीं है। अब हंसी भी आएगी, लेकिन मैं इन पर तंज कसूं उससे क्या फायदा। लोगों ने, जितने भी बड़े बड़े शिक्षक हैं, उन लोगों ने इसका वीडियो बनाकर इसको डबल वायरल कर दिया। इसकी इतनी वो थोड़ी है कि तुम इसको इतना ज्यादा ऊपर ले जाओ कि इतनी इंपॉर्टेंट हो गई। अरे कितने पत्रकार नहीं है दुनिया में जो कुछ भी बोल देते हैं, तुम सबके लिए वीडियो बना दोगे क्या, नहीं। इतना भाव मत दो, कोई लोग गाली दे देते हैं, भाई हमको इतना भाव क्यों देना। अब इसने क्या कह दिया कि सारे टीचर फर्जी हैं, ठीक है, वही टीचर आईएएस ऑफिसर भी निकाल रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर भी निकाल रहे हैं। उन टीचरों ने अपनी नौकरियां छोड़ छोड़कर यह काम करना शुरू किया। क्यों, क्योंकि एक अच्छे देश, सशक्त देश की पहचान है उसका जागरूक नागरिक। लोगों को पता ही नहीं है, ये सिर्फ वो दिखाते रहे जो इनको आता है, और वो भी कहां, आगे एक स्क्रीन लगाकर। आगे दोस्तों आपने देखा नहीं होगा मीडिया हाउसेस में, बता देता हूं, आगे एक स्क्रीन लगी रहती है जिसको टेलीप्रॉम्प्टर कहते हैं, और ये उस पर देखकर ही पढ़ते हैं। अपना विजडम जीरो है इनका, जीरो। तो इनको इतना बढ़ावा मत दीजिए कि इनका नाम ले लेके इनको इतना फेमस कर दो कि ये सेलिब्रिटी से भी सेलिब्रिटी बन जाए। तो इतना भाव देना ही क्यों, समझ गए। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ऐसे लोग कुछ बोल देते हैं, उसका फायदा उठाते हैं देश विरोधी लोग। देखना इस बात को, यह एंगल आपको कहीं मिला नहीं होगा। इसका फायदा उठाते हैं देश विरोधी लोग। देश विरोधी लोग कौन है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यह मसला जगह कहां से, सीबीएसई से। इसका तो मैंने आपको क्लियर ही कर दिया। एक छोटा बच्चा 15-17 साल का, वो इस स्कैम को पकड़ लेता है और वो सोशल मीडिया पर उसको डाल देता है। सोशल मीडिया की पावर है ये।
इनके क्यों मिर्ची लग रही है? क्योंकि पहले लोग इन्हीं को देखते थे, दिन रात एक ही न्यूज को दिखा रहे हैं, सुबह से शाम तक धड़ाधड़ लाइव चल रहा है, पागल हो गए लोग देख देख के। इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, अब इनको कोई देखना नहीं चाहता। हमारे अपने कमेंट सेक्शन में आप देख लेना, हजारों कमेंट मिलेंगे कि इनको कोई देखना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि इनका विजडम नहीं है, ये किसी चीज को समझा नहीं पाते, सिर्फ जो सामने चल रहा है उसको पढ़ना है इनको। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है, इसमें स्कैम होता है। ये जो ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग है, ओएसएम जो आया है, उसकी वजह से पूरा स्कैम हुआ है। अब वो बच्चे ने ये पकड़ लिया, वो बच्चा कहता है कि भाई पहला टेंडर, जो फर्स्ट टेंडर वाज इश्यूड ऑन 4 फरवरी, और उसके बाद जब दूसरा टेंडर दिया गया है, यहां देखिए 2 मई को, वो कंपनी बदल के क्यों दिया गया? इस बच्चे ने यह पहचान लिया और यही इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तो ये तो दोस्तों ये जेन जी जनरेशन है और ये अब ओपन वर्ल्ड है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो मैं दिखाना चाह रहा हूं वही दिखाऊंगा, जो मैं सुनाना चाह रहा हूं वही सुनाऊंगा। नहीं, हर आदमी अब चीजों को पकड़ लेता है। देखिए यहां पर इस बच्चे ने इसको पकड़ा और एक बच्चे ने ये फाइल किया, संजना नाम की बच्ची है कोई, उसने कहा सर ये मेरी कॉपी नहीं है, मैं कैसे फेल हो सकती हूं? तो जब उसकी कॉपी निकाली गई तो उसकी कॉपी दूसरी निकली। इतना बड़ा ये ब्लंडर है। अगर आप इतने बड़े एग्जाम में ऐसे ब्लंडर कर रहे हैं, तभी मैंने कहा क्या एक आदमी वहां से आकर वाहवाही लूटने के लिए कि मैं इस्तीफा लेने आ रहा हूं धर्मेंद्र प्रधान का, कौन है तू? कौन है तू जो इस्तीफा लेगा? उस आदमी को स्वयं इस्तीफा देना चाहिए। और ये अगर ये नहीं करते हैं तो यही जलालत है इनकी। तभी हमको लगता है कि योगी आदित्यनाथ इस मैटर में सबसे बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट। कि एक महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है उसी के फियांसे के सामने, उसी के मंगेतर के सामने, लेकिन वो लड़का जो है वो जुड़ा हुआ है उसी पार्टी से जिस पार्टी से योगी आदित्यनाथ जी हैं, उसका एनकाउंटर करवाते हैं। कि गलत काम कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर अपराध करेगा तो सजा एक ही है। समझ गए दोस्तों? ऐसे नेता होने चाहिए। अब ये नेता कुंडली मारकर इस कुर्सी पर बैठा हुआ है, अगर तुम नकल नहीं रोक पाए, पेपर लीक हो गए, तुम बैठे क्यों हो? इतनी जलालत तुम्हारे अंदर से आती क्यों? तुम इस्तीफा क्यों नहीं देते हो? दूसरे लोगों को लेवरेज दे रहे हो इस चीज की। अब देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि वे देश के लिए पीछे से काम करते हैं, उनको नाम कमाने की, शोहरत कमाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने पूरी जिंदगी राष्ट्र को समर्पित कर दी। राष्ट्र ने उन्हें क्या दिया? जब आग उठाने की बारी आई तो नाम उनका लिया। अब अजित डोभाल साहब म्यांमार के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, क्यों? बंगाल चुनाव से पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि बंगाल के बाद अगला जो मिशन है वो मणिपुर है। 2000 सीआरपीएफ के ब्लैक कमांडो मणिपुर में उतरे हुए हैं, क्योंकि वहां पर इतना बड़ा नेक्सस चल रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को बेचा जाता है, वहां ड्रग्स चल रहा है, वहां पर दोस्तों म्यांमार की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, चाइना वहां पर इंसर्जेंसी करना चाहता है, बांग्लादेश के घुसपैठिए भरे हुए हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट में। सरकार का काम है इंटरनेशनल सिक्योरिटी का, तो अगला पड़ाव कहां है? जैसे फोर्स बंगाल में गई थी वैसे ही मणिपुर में जाना, क्योंकि मणिपुर में बहुत बड़े हमारे पास भंडार हैं ऑयल के, गैस के। अगर मणिपुर को कुछ होता है तो बहुत बड़ा नुकसान भारत को हो जाएगा, ध्यान रखना। और इसी वजह से ये लोग पीछे से काम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। वो लोग कहां हैं दोस्तों? देखिए यहां पर, यह बांग्लादेश है, यहां से हम कलकत्ता से बेनापोल की दूरी थोड़ी ज्यादा नहीं है, यहां से हम लोगों को, घुसपैठियों को भगा रहे हैं कहां? बांग्लादेश बॉर्डर पर। अब बांग्लादेश ने उनको लेने से मना कर दिया, वो बेनापोल पर फंसे हुए, यानी 10 दिन से यहां फंसे हुए हैं ये लोग। बांग्लादेश ले नहीं रहा है, भारत को भेजने। इसी पर तो मीटिंग होने जा रही है 8 जून को बीजीबी के साथ बीएसएफ की, और हम पूरे नियम कानून बना देंगे। पता है क्यों दिक्कत है बांग्लादेश को? हम लोगों को डिटेक्ट कर रहे हैं, उनके नाम डिलीट कर रहे हैं और भेज दे रहे हैं फाइल बांग्लादेश के पास। वो फाइल में ये कहना ये इतनी जनता कब चली गई, कब आ रही, उनको पता ही नहीं चल रहा। अब ये हमने वापस भेज रहे हैं तो वो उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। इसी के रिगार्डिंग ये मीटिंग हो रही है 8 जून को, ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, मणिपुर उग्रवादियों का काल बनेंगे कोबरा कमांडो, जंगल वॉरफेयर माहिर सीआरपीएफ के 2000 जवान तैनात। होम मिनिस्ट्री अपना काम कर रही है, देश की सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि म्यांमार के इलाके में दोस्तों ध्यान रखना क्रिश्चियन मिशनरी इतने एक्टिव हैं। अगर आप थोड़ा सा भी कोई इंपॉर्टेंट बड़ी रिपोर्ट पढ़ोगे एनआईए की, रॉ की, सीबीआई की, वहां क्रिश्चियन नेशन बनाना चाहता है अमेरिका, एक क्रिश्चियन नेशन क्रिएट करना चाहता है, भले छोटा सा ही हो, जिससे मेरा पूरा देश वहां बन जाए और मैं वहां पर अपना बेस बना लूं, भारत और चाइना दोनों को टैकल कर सकूं। भारत की संप्रभुता पर बहुत बड़ा चाटा होगा ये, ध्यान रखना। ये देखिए, अब मैंने आपको कहा था ना कि जब अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकार जलालत करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं। और यह जनता को पता रहना चाहिए कि अंजना ओम कश्यप गलत है, कोई उसमें कोई विजडम नहीं है, वो खत्म है। उसको वैसे ही वीडियो बना बनाकर बढ़ा रहे हैं, उतना भाव नहीं देना चाहिए, लेकिन उसके चक्कर में ऐसे लोग फायदा उठाते हैं। देखिए आरफा खानुम शेरवानी, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान की रोटियों पर पलते थे दोस्तों, इनको फंडिंग आती थी, कई कई बार ये फंसे इन चक्करों में। आज वो आकर सपोर्ट में खड़ी है कि यही यूट्यूबर हमको बचाते हैं, यही यूट्यूबर हमको करते हैं, ये करते हैं। देख रहे हो आप, यानी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ध्यान रखिएगा। तो आपको अंजना ओम कश्यप जैसे लोगों को लेवरेज भी नहीं देना है, तो लेवरेज इनको भी नहीं देना है जो रोटियां सेकने के लिए आते हैं, ध्यान रखना। और इजराइल के इस आदमी की आपको एक बात बता देता हूं, इसने खुलेआम कह दी है कि भारत में पहलगाम हमला पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कराया। हमास के आतंकवादी पाकिस्तान में जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। पाकिस्तान कान खोलकर सुन ले, तुझे अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करने होंगे, इजराइल को रिकॉग्नाइज करना होगा, और भारत में कोई भी अटैक नहीं होना चाहिए। इस बात से दिक्कत है, भारत के प्रधानमंत्री अगर इजराइल जाते हैं, इस बात से दिक्कत होती है। और किस लिए दुश्मन है हमारे? इसीलिए क्योंकि इन कौमों की लड़ाई है दोस्तों, ध्यान रखना। सुनो, पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देना ही होगा। अब पूरा गल्फ नेशन यूएई देने के लिए तैयार है, क्योंकि यूएई न्यूट्रल कंट्री है, वो ग्रोथ करना चाहते हैं, काम करते हैं। ये आतंकवादी हैं,
इनको लड़ना है। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, ये दोनों इस फिराक में रहते हैं कि कैसे भारत में कोई ब्लास्ट कराया जाए, कैसे भारत को नोचा खसोटा जाए। लेकिन क्या देश के अंदर समस्याएं कम है? ये देखिए, किस किस से निपटोगे आप? सड़क पर नमाज गलत तो हर धर्म के त्योहारों के आयोजन भी गलत। नमाज तो दिन में 5 बार होती है, हमारे कई मित्र हैं दिन में 5 बार के नमाजी हैं। आप कहीं भी बैठकर नमाज कर दोगे क्या? सोशल ऑर्डर कोई बात, कोई चीज नहीं होती है, कोई सोशल ऑर्डर कोई चीज नहीं है। अब इसीलिए तो इतनी दिक्कत है, इसीलिए तो यूसीसी से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इन्होंने लग गया है कि यूसीसी अब आने वाला है। अब मान लो आसाम में आ गया, अगर उत्तराखंड में आ गया तो धीरे धीरे सब जगह आएगा। गोवा में ऑलरेडी था, तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, तो कुछ तो रोटी सेकनी पड़ेगी। तो हर तरफ से देश को देखना पड़ता है, हर तरफ से आपको लड़ना पड़ेगा। यही राष्ट्रभक्ति होती है, यही राष्ट्र के लिए आपकी सेवा है, सर्विस है। ध्यान रखना प्यारे भाई। ये देखिए, ये एक बंदा है, आरएसएस के हैं ये। इन्होंने कहा है कि मैं केरलम राज्य के राज्यसभा सांसद सदानंद मास्टर जी हैं, इनके दोनों पैर काट दिए गए। अभी आपने एक टीचर जोसेफ के बारे में सुना होगा, उसने कुछ मुस्लिम धर्म के बारे में कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया था, उसका वो हाथ काट दिया। आप देखिए दोस्तों, ये कह रहे हैं कि हम ऐसी चीजों के फायदे नहीं उठाते हैं, हम अपनी विचार। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, केरल, त्रिपुरा, पंजाब, जम्मू कश्मीर में बहुत लोगों ने कुर्बानी दी है, लाखों घर बेघर हुए, परंतु हमने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी, संघर्ष किया। मीडिया ने हमें कभी जगह नहीं दिया, परंतु हम अधीन नहीं हुए। पश्चिम बंगाल की घटना जो अपने ही राजनीतिक दलों के द्वारा उन्होंने ये जो एक्टिंग करी है, हम ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सच्चे हैं, हम सनातन की विचारधारा को छोड़ते नहीं हैं। ये कहना है दोस्तों आदमियों का। आप इन चीजों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको इन चीजों से भी लड़ना होगा। ये असली ध्यान रखना नेता ही है जो ये बीज बोएगा कि तुम ये हो, तुम ये हो। जनता नहीं करती आपस में, नेता ही वो बीज बोएगा। क्यों? क्योंकि उसकी रोटी सिकना बंद हो जाएगी। ध्यान रखना, ये हमको समझना होगा। हम कब समझेंगे ये चीजें? देखिए, बाहर के मुस्लिम देश भारत के ब्रह्मोस को खरीदने के लिए आते रहे, इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव्स। अब लेकिन मालदीव्स ने हमारे साथ बदतमीजी करी थी, तो हमने उसको दिखाया, तो 2 महीने में घुटनों पर आ गया था, पूरा टूरिज्म बंद हो गया था। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं एक बार फिर से नेपाल से कि आप बांग्लादेश और पाकिस्तान ना बने। आपके भारत के साथ जो संबंध है वही संबंध रखें, फूले आगे बढ़ें, सुरक्षा बढ़ाएं। इसलिए मैं नेपाल से बार बार कहता हूं, देखो दोस्तों, आपको पता है ब्रह्मोस ने जो चिथड़े उड़ाए थे, उस पराक्रम को पूरा विश्व सल्यूट करता है। पाकिस्तान क्या कहता है इस पर हमको ध्यान नहीं देना है, पूरा विश्व इसको सल्यूट करता है। और जितने भी हमारे साउथ एशिया के देश हैं, जो भी इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव, सब लोग ब्रह्मोस को लेना चाहते हैं, ब्रह्मोस के मुरीद हैं। अब भारत के बढ़ते हुए इस वर्चस्व को देखकर ही तो दुनिया को टेंशन है कि कहीं ऐसा ना हो। देखिए दोस्तों, चीन में और इंडिया में बहुत बड़ी टेंशन है। ये युद्ध आपको सामने से नहीं दिख रहा है, बट ये चल रहा है बैकग्राउंड में, ध्यान रखिएगा। यानी चीन और भारत दोनों एशिया में और अपनी सॉफ्ट पावर को मनवाने के लिए दोनों में आपस में एक साइलेंट वॉर चला हुआ है। कब ये चिंगारी लेगा ये भविष्य बताएगा। मैं आपके साथ फिर जुड़ूंगा नए आर्टिकल के साथ। ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हर वीडियो यहां आएगा। फिर मिलता हूं आपसे एक और नई खबर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।